तो जय हिंद फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फुल एनिमेशन। तो चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं। देखिए हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, फिर वो चाहे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, जानवर, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ क्या है, रिसोर्सेज हैं। ठीक, जितनी भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, एक संसाधन है, रिसोर्स है, हमारे लाइफ जीने का एक रिसोर्स है। हम इस बात को लिख सकते हैं, एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर नेचर और बायोस्फीयर दे आर टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमी फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। यानी कि क्या है, वो रिसोर्स है जो कि टेक्निकली एक्सेसिबल हो भैया, इकोनॉमी फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं टॉप पर कौन है, नेचर और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस निकालते हैं और इंस्टीट्यूशंस में वो कंप्लीट होता है और यूज़ कौन करता है, ह्यूमन बींग्स जो कि बीच में है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो टोटल 4 टाइप के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यू ऑफ डेवलपमेंट। तो यही 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है किसके, रिसोर्सेज के। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। तो ये 2 टाइप्स के हैं, पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, हर एक चीज़ वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक, अब आता है एबायोटिक। तो जस्ट अपोजिट, जितने भी मरी हुई चीज़ें हैं यानी कि जिसमें जान नहीं है, वो सब क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो हम ये लिख सकते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की जगह पर कि ऑल द things means anything they are present in our environment they have not having a life is called abiotic resources। वो क्या है, abiotic resources हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा चीज़ है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें 2 टाइप हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखो यार, वो होते हैं जिन्हें हम एक बार रिन्यू कर सके आसानी से, जैसे सोलर एनर्जी, विंड और जियोथर्मल, बायोगैस, हाइड्रो पावर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन्हें हम वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दे आर इजीली रिसाइकल्ड, दैट इज कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो जिसे हम इजीली रिसाइकल कर सके, इजीली उसे वापस पा सके, वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा हमारा जो आता है वो है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर, ऑयल, कोल, गैस। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि इन्हें रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, कि छोटे टाइम पे ये रिकवर नहीं होते हैं, एक लंबे समय में ये रिन्यू होते हैं। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दे आर नॉट बी ईजिली रिसाइकल्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स। जिसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, हम इसे जल्दी से रिसाइकल नहीं कर सकते, तो वही क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यू ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 टाइप के हैं, पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा होता है स्टॉक रिसोर्स, चौथा होता है रिजर्व रिसोर्स। सबसे पहले पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है पूरी करने के, लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते, कि ये भी कह सकते हैं फ्यूचर के लिए बचाते हैं, क्योंकि ये देखो काफ़ी मीन्स पैसे की वजह से भी हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, जब यही रीज़न है कि ये रिसोर्सेज आज के टाइम पे ऐसी बची हुई हैं और ये फ्यूचर में यूज़ होंगी। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम ये लिख सकते हैं, द पोटेंशियल रिसोर्स आर विच रिसोर्स दे हैव टू पावर टू कंप्लीट आवर नीड बट यूज्ड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्स। तो देखिए ये वो रिसोर्स होते हैं जो रेडी फॉर यूज़ होते हैं, जैसे कि वाटर, विंड और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि रेडी के लिए हैं। तो हम ये लिख सकते हैं द रिसोर्सेज दे आर रेडी फॉर यूज़, दैट इज कॉल्ड अ डेवलप्ड रिसोर्स, जो कि तैयार हैं यूज़ करने के लिए। थर्ड आता है हमारा स्टॉक रिसोर्स। देखो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि तैयार तो हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, जैसे वाटर 2 टाइप चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि वाटर को इन दोनों से सेपरेट किया जा सके, अलग किया जा सके। ठीक है, कि इस ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए और हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसी वजह से ये मतलब कि हो नहीं सकता। तो स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं यूज़ हो पाते। उसके बाद हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं दोज रिसोर्स आर सेफ फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के नाम से समझ में आ रहा होगा, जिन रिसोर्स को हम भविष्य के लिए बचा लें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वही क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे 4 टाइप हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये 4 रिसोर्सेज हैं मेनली। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नाम से समझ में आ रहा है कि किसी एक पर्सन की कोई प्रॉपर्टी हो, जब किसी एक आदमी की कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या होती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होती है। और फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी के भी मतलब यही समझ जाइए कि जो कि पूरी कम्युनिटी का, किसी एक आदमी का ना हो। जैसे उसमें था कि कोई एक आदमी लीड करता था, लेकिन इसमें पूरी कम्युनिटी लीड करती है, तो वो क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा है
नेशनल रिसोर्सेज, तो देखो किसी भी देश के अंदर पाई जाने वाली हर एक चीज़ वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाती है, चाहे वो पेड़ पौधा घर पानी। और हमारे देश की तो खासियत ये है कि रिसोर्सेज पर टोटल गवर्नमेंट का हाथ होता है, जब चाहे वो उसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुआवजा भी देती है। और ये समुद्र में 20 नॉटिकल माइल्स तक नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स को छोड़ करके जितने भी समुद्र हैं, समुद्री इलाके हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे आते हैं। हर एक कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 200 नॉटिकल माइल्स छोड़कर वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज पर आते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं ये पूरे वर्ल्ड में तो किसी एक कंट्री का इस पर हक नहीं होता है। जो भी देश मैं सब चाहे तो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, इसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसको लीड करती है। इस पे हर एक देश का हक है। अगर आप ही सोचिए किसी एक कंट्री का अगर हक होगा तो किसी भी कंट्री पर वो प्रतिबंध लगा देगा, और रास्ता तो यही है सिल्क रोड। इसीलिए ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, इस पर किसी एक कंट्री का हाथ नहीं है। उसके बाद आता है डिप्लूटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का विनाश कैसे हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन, इसका मेन कारण हम इंसान ही हैं, ठीक। और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से बढ़ रही है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमने क्या कदम उठाए। तो देखिए रिसोर्सेज को बचाने के लिए रियो डी जेनेरियो इन 1992 एक समिट हुई थी। रियो डी जेनेरियो ये जगह जो है ये ब्राज़ील में है, वहाँ पर ये समिट हुई थी। और वहीं पर इस मीटिंग में ये कहा गया था कि हर देश कम से कम 32% प्लांट रखेंगे। हमारे यहाँ 22% है, 10% अभी भी कम है। भले ही पहले से बढ़ा हो लेकिन अभी भी कम है। इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जैसे कि बहुत सारे प्लान्स लाए जाते हैं, आइडिया लाए जाते हैं, न्यू लॉ लाए जाते हैं, ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो बच सके फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर सब हम ही यूज़ कर लेंगे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। इसी पे एक महात्मा गांधी जी ने बात कही थी कि रिसोर्सेज आर इनफ फॉर एवरीबडी बट इट इज़ नॉट इनफ फॉर एनीबडी, यानी कि जो ये संसाधन है ये पर्याप्त है लोगों की ज़रूरतों के लिए, लेकिन किसी की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो अब हमारा आता है कि लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज देखो मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, होम एंड फॉरेस्ट, ठीक। इन्हें 4 टाइप पे डिवाइडेड है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका इतने में हुआ है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि कितना कितना परसेंट हर मतलब कि उस पर बना हुआ है। देखिए 43% हमारे यहाँ प्लेन्स हैं, 30% हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, और 27% हमारे यहाँ प्लेट्यूज हैं। टोटल यही 3 टाइप हैं, यानी कि प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यूज। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लैंड का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सबसे पहले आता है कि फॉरेस्ट लैंड, उसके बाद जो कि और उसके बाद आता है कि बैरियर एंड वेस्ट लैंड, और माफ़ कीजिएगा, और जो थर्ड हमारा आता है वो है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिस पे सालों से खेती ना की गई हो। और इसके बाद अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के बाद आता है ग्रेजिंग लैंड, जिस पे गाय भैंस बकरियां जो कि जिस पे चारा खाती हैं, तो वो ग्रेजिंग लैंड में आता है। फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिस पे हमने काफ़ी सालों से खेती ना की हो, 4 से 5 सालों से, वो क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फिर आता है फैलो लैंड। देखो फैलो लैंड, देखो वो खेत में होते हैं ना जिनको परती छोड़ दिया जाए, गाँव में छोड़ देखते हैं ना कि परती छोड़ दिया गया, तो वही है फैलो लैंड। उसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की। देखिए मिट्टी का किस तरीके से विनाश हो रहा है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, इरीगेशन एंड क्लाइमेटिक चेंज। देखिए डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को काटेंगे तो भी लैंड डिग्रेड होगा, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी। माइनिंग, खनन करेंगे तब भी खराब होगी। ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो भी ख़राब होगी। ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो भी मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब होती है। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जैसे बार बार क्लाइमेट, कभी बारिश हो रही है कभी ठंडी हो रही है, इसके कारण वर्ष भी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता जो है वो ख़राब होती है। और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रोक दें तो शायद ये जो लगातार लैंड डिग्रेड हो रही है वो रुक जाए। उसके बाद आता है सॉइल। देखिए सॉइल तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना लैंड की, वही क्या है, सॉइल है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, क्योंकि उसी के अंदर सारी जो फसल उसल हो सकती है उसी के अंदर होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, जो कि 46% है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं, ठीक। तो एलुवियल सॉइल जो है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है हमारे देश की, ठीक। और ये नॉर्थन साइड में पाई जाती है। उसके बाद जो हमारा आता है कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, ये भी मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। इसमें खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि काली मिट्टी में चाहे जिस चीज़ की खेती अगर आप देख लें तो उसमें खेती अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल हमारे यहाँ मोस्टली 16% है। उसके बाद आता है कि रेड एंड येलो सॉइल, टोटल 18% है। ये ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक। तो अब इसके बाद हम देखेंगे लेटरेट सॉइल। तो जो ये लेटरेट सॉइल है ये 3.7% है हमारे इंडिया के अंदर। और इसी जो मिट्टी है ना थोड़ी लाल कलर की होती है,
और इसके बाद लेटरेट सॉइल के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है एक एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। ये 3.4% है। आपने देखा होगा सर राजस्थान सहरा में, जहाँ पर 3.4% टोटल क्या है, रेत ही रेत है। और उसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल 8.7% है हमारे यहाँ। उसके बाद कॉजेस ऑफ जो हैं सॉइल एरोशन की और एक कंजर्वेशन मेथड भी समझेंगे। सो तो कॉजेज़ क्या है, ओवर इरिगेशन, विंड, वाटर एंड गलीज। देखिए गलीज की वजह से भी जो पानी है लगातार जब कहीं से बहता है तो वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाती है। नोटिस किया हो आपने, तो वहाँ की मिट्टी काली हो जाती है। और ज़्यादा सिंचाई की वजह से भी, वाटर की वजह से भी और ज़्यादा हवा चलने की वजह से भी जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर हम ये सब ना करें तो शायद ये जो सॉइल है ये बची रहे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट, जो कि काउंटर प्लगिंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग एंड शेल्टर। ये क्या है, ये कंजर्वेशन मेथड है कि हम किस तरीके से बचा सकते हैं सॉइल को डिग्रेड होने से, सॉइल को ख़त्म होने से। तो देखिए ये जो काउंटर प्लगिंग है, इसमें जो बड़े बड़े घास लगा दिए जाते हैं जिससे कि खेती ये नुकसान नहीं होता है। और उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती। आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में, जिसमें कि पानी जो है वो धीरे धीरे गिरता है, जिससे मिट्टी लगातार पूरी नहीं बहती है। और ये आसाम साइड ज़्यादा होती है जहाँ चाय के बागान होते हैं। फिर आता है स्ट्रिप फार्मिंग, जिसमें कि पेड़ लगा दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है शेल्टर फार्मिंग, इसमें बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं खेतों के साइड, जिससे हवा रुक सके। तो अगर आप यहीं पर वीडियो का एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।